नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, काशी में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गृह मंत्री का पुरजोर स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह अपनी गाड़ी से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। इसके बाद गृह मंत्री अपने यूपी दौरे के मुख्य उद्देश्य यानी कि चुनावी मंथन के लिए रवाना हो गए हैं। करीबन 5:30 बजे से अमित शाह यूपी में बीजेपी के नब्ज टोलने के लिए बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु और प्रदेश के सभी आला दिग्गज मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो बेहद खास है अमित शाह का ये दौरा, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर पार्टी की मजबूती का काम अमित शाह इस दौरान करने वाले हैं। जीत का मंत्र भी देंगे। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, ऐसा कहा जा रहा है कि 5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा इस बैठक को खत्म होने में। ऐसे में क्या माना जाए कि अभी तक की जो दिशा है, जो लबोलुआब है पूरी बैठक का, वो आप क्या समझ पाए हैं जो दर्शकों को समझाएंगे? देखिए पूजा, पहली चीज तो मैं बताना चाहूंगा, जो बैठक चल रही है इस बैठक का मूल मंत्र है जो 2022 का गणित है उसको साधने का। क्योंकि जो ग्राउंड लेवल होता है अमित शाह उसको खंगालने का लगातार प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। वाराणसी में पूर्वांचल की जो गणित है वो इस बार फिर 156 जो सीटें हैं उसको वो खंगाल रहे हैं। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो 98 जिले हैं बीजेपी के जिले अध्यक्ष हैं उनको भी खंगाल रहे हैं। तो कहीं न कहीं पहले चरण की बैठक हुई है उसमें बूथ स्तर के और ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं से उन्होंने वार्ता की है और वो लगभग 1 घंटे चली है। उस पर बड़े व्यापक स्तर पर मंथन हुआ है और ग्राउंड लेवल को अमित शाह ने जाना है और उनसे समझा है, उनको जो साझा किया है अपनी बातों को। और जो ये दूसरी बैठक अभी फिलहाल में चल रही है, 8 बजे तक चलनी है, इस बैठक का मूल मंत्र है, इसमें बड़े पदाधिकारी हैं, इसमें जिलाध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, बड़े स्तर के जिलों के पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। आपसे ये भी समझना चाहूंगी और तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे, जब हम बीजेपी की कार्यशैली की बात करते हैं तो बीजेपी 2 तरीके के फॉर्मेट पे काम करती है। एक ग्राउंड जीरो का फॉर्मेट है और दूसरा जातिगत समीकरणों को साधने का काम करती है। तो क्या इन बैठकों के जरिए दोनों तरीके के मंत्र दिए जा रहे हैं? देखिए पूजा, आज जो बैठक होनी है इस पे तो मंत्र दिया ही जा रहा है। कल सुबह लगभग 9:30 बजे जो प्रोग्राम अमित शाह का है उसमें ये काफी मायने रखेगा क्योंकि राजभाषा सम्मेलन इसमें दलित समुदाय के लोग काफी भारी मात्रा में जुटेंगे। क्योंकि इसमें दलित का जो वोट है, जो दलित की गणित लगातार बीजेपी साधने की बात कर रही है, दलित वोटों को अपने तरफ रिझाने की बात कर रही है, उस पर अमित शाह बड़े स्तर पर व्यापक मंथन कर रहे हैं और ये कल जो है और करेंगे। इसमें उन लोगों से अपनी बातों को साझा करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कहाँ आखिर बीजेपी की कौन सी ऐसी कड़ी है जो कमजोर ना पड़े और उस कड़ी को मजबूत करने में अमित शाह काफी मास्टरमाइंड माने जाते हैं, उनको चाणक्य भी कहा जाता है। इसीलिए तो जो वाराणसी पूर्वांचल का ये दौरा है, कल यहाँ वाराणसी में बैठक के बाद वो आजमगढ़ जाएंगे, उसके बाद वहां से बस्ती जाएंगे। तो जो पूर्वांचल की जो गणित है, जो पूर्वांचल के जिले हैं, उनको मसने का प्रयास पूरी तरह से होगा। उनमें से जो निकलेगा, जो अच्छी चीजें हैं, उससे अमित शाह बड़े व्यापक स्तर पर फिर इसके बाद बैठक करेंगे पूर्वांचल में। क्योंकि लगातार जो बीजेपी की कड़ियां कमजोर होते जा रही हैं उसको लेकर अमित शाह कहीं न कहीं उसकी रणनीति को लगातार मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार भी वही अमित शाह कर रहे हैं। क्योंकि 2017 में इसी तरह से किए थे जिसमें 156 सीटों में 106 सीटें बीजेपी के हाथ में आई थी पूर्वांचल की। तो कहीं न कहीं इस बार जो 156 सीटें हैं उसको किस तरीके से तोड़ा जाएगा और किस तरीके से जोड़ा जाए और वो सीटों में और बढ़ोतरी की जाए, उसको लेकर लगातार अमित शाह बैठक कर रहे हैं। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है कि 2022 आगमन से पहले ही इस बात का जिक्र हो जाना कि 2017 के प्रदर्शन को दोहराना है, ये अपने आप में बताता है कि किस मंतव्य के साथ में पार्टी आला कमान और साथ में ग्राउंड जीरो तक तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। ये चुनाव न जाने कितने रंग दिखाने वाला है, क्योंकि मंच पर झड़प और मारपीट की तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी हैं। खबर प्रतापगढ़ जिले से, यहां पर रानीगंज विधानसभा के मिर्जापुर चौराहे गांव में समाजवादी पार्टी के एक जनसभा में बवाल पेश आया। ये बवाल इतना बढ़ गया कि मंच पर समर्थकों में झड़प तक हो गई। दरअसल मारपीट होने की वजह टिकट की दावेदारी बताई जा रही है। मारपीट के दौरान जनसभा में असलहे तक लहराए गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा के समर्थन में नारेबाजी करने के बाद टिकट के दावेदार मंच पर उनकी आलोचना कर रहे थे, जिसे नाराज समर्थकों ने उनकी पिटाई कर दी।
तो वहीं दूसरी तरफ सपा सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा इस पूरे मामले में आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की कोर्ट ने सजा सुनाई है। आपको बता दें कि 18 मार्च 2017 में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति गिरफ्तार हुए थे। उनकी चित्रकूट की एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद इस पूरे मामले में लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और आज कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गायत्री प्रसाद प्रजापति को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। आज के निर्णय में गायत्री प्रसाद प्रजापति पूर्व मंत्री, अशोक तिवारी लेखपाल, आशीष शुक्ला पब्लिक के आदमी थे, इनको माननीय न्यायालय ने 376D में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पास्को एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता क्योंकि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का दंड दिया है। जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको बढ़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विदेशी मंत्री सलमान खुर्शीद के बाद अब इनके एक और नेता ने हिंदुओं पर टिप्पणी कर दी। कांग्रेस के प्रवक्ता रहे राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर भद्दा कमेंट किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने संभल में एक सभा में कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले मुनि नहीं बल्कि निशाचर हैं। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने रामायण का प्रसंग सुनाया और कहा कि मैं तो प्रार्थना करता हूं कि भगवान श्री कल्कि जल्द से जल्द अवतार लें और इन गुनाहगारों का खात्मा करें। तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल है। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। राशिद अल्वी ने बयान क्या दिया, बखेड़ा खड़ा हो गया। राशिद अल्वी के बयान पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कांग्रेस के नेताओं में होड़ मची हुई कि कौन कितना ज्यादा हिंदुओं को अपमानित करता है। वहीं उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सुनिए। कांग्रेस पार्टी में ये होड़ मची हुई है कि कौन कितना ज्यादा हिंदुओं को अपमानित कर सकता है। अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी इतनी अंधी हो चुकी है कि वो लगातार बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करती रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जब मंदिर जाने वाले लड़कों को लड़कियां छेड़ने वाला बताते हो, जब वो राम और कृष्ण को काल्पनिक बताते हो, राम सेतु को तोड़ने के लिए हलफनामा देते हो, भगवान श्री राम के मंदिर बनने में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न करते हो, तो कांग्रेस पार्टी के जब नेतृत्व इस प्रकार की मंशा रखता हो तो उनके नेताओं से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन इस तरह का अपमान ये कांग्रेस पार्टी को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे भाषण के दौरान महोत्सव में सैकड़ों साधु संत बैठे हुए थे। वहां पर मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम है, उन पर राजनीति नहीं की जा सकती। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा मैंने तो ये भी कहा कि देश में सही मायने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पर नफरत का नामो निशान ना हो। भाजपा की आदत है कि किसी के बयान से एक एक शब्द निकालकर उसका अनुचित प्रयोग करती है। कालकी धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद, और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। धुंध और कम तापमान के बीच में देश में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में आता जा रहा है। दिवाली के बाद छठ महापर्व पर भी खूब पटाखे जले। छठ के समापन वाले दिन सूर्य को अर्घ देने तक ज्यादातर छठ घाटों पर जमकर पटाखे जलाए गए। आज दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद में AQI का स्तर
869 पहुंच गया है, तो वहीं मेरठ में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाज सेवी सत्यप्रकाश रेशु ने स्वामी रामदेव से मुलाकात करी। इस दौरान बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का सम्मान किया गया। इस दौरान योग गुरु रामदेव ने कहा कि भारत में वेलनेस सेंटर व्यापक स्तर पर हों ताकि भारत स्वस्थ रहे। वहीं उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पतंजलि में अपनी निःशुल्क सेवा देना चाहती हैं, उनको आप पतंजलि योग में सेवा का मौका अवश्य दें। गुरु से निवेदन करा कि आप मुजफ्फरनगर जरूर आइए और अपने आश्रम में उन महिलाओं को स्थान दें जो महिलाएं किसी कारण से अकेली हैं और अपनी सेवाएं आश्रम में निःशुल्क देना चाहती हैं, सुरक्षित रहेंगी और सुरक्षा के साथ साथ योग की क्रियाओं के साथ साथ अनेक प्रकार से आश्रम में सेवा करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर पाएंगी। एक तरफ योगी सरकार पुलिसकर्मियों को प्रदेश की जनता की सुरक्षा करने का पाठ पढ़ाती है और सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिसकर्मियों को दिशा निर्देश देती है, तो वहीं यूपी पुलिस खाकी को शर्मसार करने से बाज नहीं आ रही है। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया, जहां पर खाकी की करतूत ने सरेराह शर्मसार कर दिया। रोडवेज बस में शराब के नशे में धुत एक सिपाही की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल ये पूरा मामला पीलीभीत का है, जहां शाहजहांपुर से पीलीभीत आ रही रोडवेज में शराब के नशे में धुत सिपाही ने जमकर तांडव मचाया। नशे में धुत सिपाही ने रोडवेज बस में बैठी सवारियों के साथ जमकर मारपीट करी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सुनगढ़ी पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लेकर वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा का घटक संगठन 14 नवंबर को यूपी के पीलीभीत जिला के स्थित पूरनपुर में किसान सभा करेगा, जिसको लखीमपुर न्याय महापंचायत का नाम दिया गया है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी के गिरफ्तारी और बर्खास्तगी नहीं होने के विरोध में यह जब सभा आयोजित की जा रही है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा ने लखनऊ में 22 नवंबर को आयोजित होने वाली किसान महापंचायत की तैयारी तेज कर दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से भी किसान बसों और अन्य वाहनों से लखनऊ महापंचायत में जाएंगे। लखनऊ महापंचायत संपन्न होते ही 26 नवंबर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहे किसानों के धरने को 1 साल पूरा होने जा रहा है। 26 नवंबर को गाजीपुर, सिंगू, टीकरी और शाहजहांपुर बॉर्डरों पर बड़ी सभाएं बुलाई जा रही हैं। जिला हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे 9 पर स्कूली बस और ट्रक की आमने सामने भिड़ंत हुई। जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से स्कूल की बस पलट गई है, जिसमें कई बच्चे बुरी तरीके से घायल हुए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और बच्चों को अस्पताल भिजवाया गया। इस घटना में 3 बच्चों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सीएम धामी ने कहा, भाजपा सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण पर काम कर रही है। आम जनता के बीच जाकर समस्याओं को सुना जा रहा है। पिथौरागढ़ शहर को जल्दी स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ से शीघ्र ही नियमित हवाई सेवाएं शुरू की जाएंगी। प्रदेश में 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। सरकार ने विशेष राहत पैकेज को मंजूरी देते हुए आपदा राहत राशि में इजाफा कर दिया है। शासन की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा गया है कि राज्य में 17, 18 और 19 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को राज्य आपदा मोचन निधि के तय मानकों के अलावा राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज के रूप में मंजूर राहत सहायता की दरों को बढ़ाया है। आपदा में भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर अब सहायता राशि को 95 से बढ़ाकर के 1.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ऐसे छोटे व्यापारी जो जीएसटी के तहत नहीं आते, उनकी दुकानों में पानी भरने से सामान अगर खराब होता है तो उन्हें 5,000 की राहत राशि दी जाएगी। राहत राशि में वृद्धि का भुगतान मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। तो वहीं ये राहत राशि जो वृद्धि है केवल 17, 18 और 19 अक्टूबर को आई आपदा से प्रभावित लोगों के लिए ही मान्य होगी।
दूसरी तरफ सत्ताधारी दल भाजपा के बाद मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी चुनावों के लिए तैयारियां बढ़ा दी हैं। साथ ही विधानसभा स्तर पर नियुक्त पर्यवेक्षकों ने बैठकें लेने के साथ टिकट के संभावित दावेदार नेताओं से चर्चा भी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने लोकसभा स्तर पर 5 लोकसभा पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया, तो वहीं 26 पर्यवेक्षकों की विधानसभावार नियुक्ति की गई है, जो कि विधानसभा स्तर पर टिकट के दावेदार नेताओं का पैनल तैयार करते हुए हाईकमान को भेजने का काम करेंगे। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 26 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, उनके लिए 26 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। एक पर्यवेक्षक को 4 या 5 एवरेजन 4 या 5 विधानसभा आई हैं, किसी पे 2 विधानसभाएं, किसी पे 3 विधानसभाएं, किसी पे 5 विधानसभाएं भी हैं। तो 26 ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं, पर्यवेक्षक काम कर रहे हैं, वो अपने अपने जिलों में पहुंच भी चुके हैं, बहुत से नहीं पहुंचे, निकट भविष्य में जल्दी आने वाले हैं। और 5 लोकसभा क्षेत्र हैं, 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 5 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। उनमें भी सारे सीनियर लीडर हैं, अखिल भारतीय स्तर के नेता हैं, और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में काम कर रहे हैं, या जिलों में या प्रदेशों में कई मंत्री हैं और MP हैं, सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, इस रैंक के लोग इसमें काम कर रहे हैं। बहुत से लोग आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि 15 तारीख तक सारे पर्यवेक्षक अपने क्षेत्रों में जाकर हमको रिपोर्ट उपलब्ध करा देंगे। आगामी 15 नवंबर से कॉर्बेट नेशनल पार्क को ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में अब देश विदेशी पर्यटक जल्द ही बाघ समेत अन्य वन्यजीवों का दीदार कर सकेंगे। सड़कों की मरम्मत के साथ ही ढिकाला जोन के अंदर गेस्ट हाउसों की भी सफाई करवा दी गई है। तो वहीं ढिकाला जोन में 15 नवंबर को 80 पर्यटक नाइट स्टे कर सकेंगे। नाइट स्टे को लेकर पहले ही बुकिंग फुल हो चुकी है, जबकि डे विजिट सफारी में 127 पर्यटक ढिकाला जोन में भ्रमण कर पाएंगे। ढिकाला जोन में डे विजिट के लिए 8 कैंटरों के जरिए पर्यटकों को भ्रमण पर ले जाया जाता है, जिसमें 4 कैंटर सुबह चलते हैं, जबकि शाम को पर्यटकों को सफारी पर लेकर जाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो ढिकाला जोन है, जो मोस्ट पॉपुलर है, वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। इस जोन में नाइट स्टे और डे विजिट कैंटर के द्वारा की जाती है। ढिकाला जोन में लगभग ढिकाला, सतबली, गैरल और सुल्तान में कुल मिला के लगभग 28 रूम्स हैं, जिसमें पर्यटक नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा 4 कैंटर जो है वो डेली ऑपरेट करते हैं, और उसमें भी टूरिस्ट जो हैं वो जा सकते हैं। जो बुकिंग है अभी 15 नवंबर से 14 जनवरी तक की खुली हुई है, और इसमें टूरिस्ट में ऑलमोस्ट जो है ढिकाला जोन की मैक्सिमम बुकिंग जो है वो हो चुकी है। इसमें इंडियंस भी हैं और फॉरेनर्स भी हैं जो बुकिंग करा रहे हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आपसे बहुत बेहतरीन हो। नमस्कार।